एक औरत जिसे पूरी दुनिया बांझ कहती थी, जिसके पेट में कभी बच्चा नहीं आया, लेकिन दिल में मां बनने की आग जलती रही। बारिश की फुहारें मंदिर की पुरानी छत पर टपक रही थी, जैसे पूरा आसमान इस प्यार की गवाही दे रहा हो। हल्की पीली रोशनी में सजा मंडप, चारों तरफ फूलों की माला लहरा रही थी। लाल गुलाबी चुनरी में सजी कंचन खड़ी थी। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसके पूरे चेहरे को चमका रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, हाथ में फूलों की माला थी, और ठीक सामने खड़ा था सूरज। लंबा कद, चौड़ी छाती, सफेद शेरवानी में वो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो कंचन को हमेशा खींच लेती थी। जब पंडित जी ने कहा, लड़के और लड़की आगे बढ़ो, तो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। सूरज ने धीरे से कंचन के गले में माला डाली, कंचन ने भी माला डाली। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कंचन, आज से तुम मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए, सूरज ने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज में वो नमी थी जो कंचन के दिल को पिघला गई। दोनों का प्यार कॉलेज के उन सुनहरे दिनों में शुरू हुआ था। कंचन साहित्य पढ़ रही थी, नाजुक सी, किताबों में खोई रहने वाली, सपनों की दुनिया बसाने वाली लड़की। सूरज इंजीनियरिंग का ब्राइट स्टूडेंट था, तेज, हंसमुख, लेकिन कंचन की एक मुस्कान देखकर उसका दिल पिघल जाता। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। कंचन एक पुरानी प्रेम कविता पढ़ रही थी। सूरज ने पीछे से झांका और हंसते हुए कहा, ये प्रेम कहानी तो अच्छे हैं, पर असली जिंदगी में प्यार इतना आसान नहीं होता। कंचन ने घूम कर देखा, आंखों में चमक थी। प्यार आसान नहीं होता, लेकिन प्यार सच्चा हो तो वो हर तूफान झेल लेता है। उस दिन से उनकी कहानी शुरू हो गई। देर रात फोन पर घंटों बातें, कॉलेज के गलियारों में छुप छुप कर मुलाकातें, बारिश में भीगे हुए वो पल जब सूरज ने पहली बार कंचन का हाथ थामा था। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सूरज ने वादा किया था। कंचन ने आंख बंद करके कहा था, और मैं तुम्हारी हूँ। शादी के दिन पूरा परिवार खुश था। सूरज की माँ शांता देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी। उन्होंने कंचन को आशीर्वाद देते हुए सिर्फ इतना कहा था, घर को रोशन रखना बेटी, कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस खुशी है। रात के 11 बज चुके थे। बारात घर लौट चुकी थी। सूरज और कंचन का कमरा फूलों से सजा हुआ था। हल्की पीली रोशनी, अगरबत्ती की महक और खिड़की से आती ठंडी हवा। कंचन ने अपनी चुनरी उतारी, उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे, चेहरा शर्म से लाल। सूरज ने दरवाजा बंद किया और धीरे से उसके पास आया। डर रही हो? उसने कंचन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कंचन ने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना खुश हूँ कि सहन नहीं हो रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सूरज ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे। सूरज ने कंचन के माथे पर प्यार से किस किया, फिर गाल पर, फिर धीरे से होठों पर। वो किस गहरा होता गया। कंचन ने सूरज की कमर में बाहें डाल दी। सूरज, आज से हमारी दुनिया बस हम दोनों की है। सूरज ने उसकी आंखों में देखा। हाँ जान, अभी तो सिर्फ तुम और मैं, बाकी सब बाद में। आज सिर्फ हमारी रात है। उसने कंचन को प्यार से बिस्तर पर लिटाया। दोनों की सांसें एक हो गई। सूरज ने कंचन के बालों में उंगलियां फिराई, उसके कान में प्यार भरी बातें कही। कंचन हंसती, शर्माती और सूरज से और चिपक जाती। उस रात की सादगी अनोखी थी। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ दो दिलों का मिलना। सूरज ने कंचन को इतना प्यार दिया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। कंचन ने भी सूरज को अपना सब कुछ सौंप दिया। दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। बाहर चांद चुपचाप उन्हें देख रहा था। सुबह की पहली किरण कमरे में घुसी तो कंचन सूरज के सीने पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। सूरज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये जिंदगी हम साथ जिएंगे कंचन,
हर पल। कंचन ने आंखें बंद की। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, ये प्यार हमेशा ऐसे ही बने रहे। शादी को अब साल भर बीत चुके थे। समय जैसे फूलों की पंखुड़ियों की तरह धीरे धीरे खिलता और महकता चला गया। कंचन और सूरज का छोटा सा घर अब प्यार से भरपूर महल बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ कंचन उठती, चाय बनाती और सूरज को जगाती। उठो जी, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, वो मुस्कुराते हुए कहती। सूरज उसका हाथ पकड़कर खींच लेता और कहता, एक किस तो दो, फिर उठता हूँ। कंचन शर्मा जाती, लेकिन सूरज की बाहों में समा जाती। उनके रिश्ते में वो नशा अब भी वैसा ही था जैसा सुहाग रात वाली रात में था, सादा, गहरा और बेहद खूबसूरत। सूरज अब एक अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया था। शाम को घर लौटते ही सबसे पहले कंचन को ढूंढता। कभी वो किचन में होती तो सूरज पीछे से आकर उसे गले लगा लेता। आज क्या बनाया है मेरी जान? वो उसके बालों में नाक रगड़ते हुए पूछता। कंचन हंसती और कहती, तुम्हारी पसंद का आलू पराठा और दही। शांता देवी भी अब पूरी तरह से कंचन को अपना चुकी थी। बेटी, तुमने घर को स्वर्ग बना दिया है, वो अक्सर कहती, लेकिन कभी कभी उनकी नज़र कंचन के पेट पर रुक जाती। देखो, 2 साल हो गए, अब तो घर में बच्चे की किलकारियां सुननी चाहिए, वो धीरे से फुसफुसा देती। कंचन मुस्कुराकर टाल जाती। माँ जी, सब वक्त पर होगा, अभी तो सूरज और मेरा समय साथ बिताने का है। एक शाम की बात है, सूरज ऑफिस से जल्दी आ गया। बारिश हो रही थी। कंचन बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। सूरज चुपके से आया, उसकी कमर में बाहें डाल ली। याद है, कॉलेज में भी ऐसी ही बारिश में हम भीगते थे, सूरज ने उसके कान में फुसफुसाया। कंचन ने सिर घुमाकर उसे देखा। दोनों की आंखें मिली। सूरज ने उसे घुमाया और गहरी नजरों से देखा। कंचन, तुम हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। उस रात दोनों छत पर बैठे। बारिश थम चुकी थी, हवा ठंडी थी। सूरज ने कंचन को अपनी गोद में बिठा लिया। जान, मुझे कभी कभी डर लगता है, सूरज ने कहा। कंचन ने पूछा, किस बात का? सूरज ने उसके बाल सहलाते हुए कहा कि ये खुशी इतनी ज्यादा है कि कहीं छीन न जाए। तुम हो, माँ है, अच्छी नौकरी है, बस एक छोटी सी खुशी और चाहिए, एक बच्चा। कंचन ने उसके सीने से सिर लगाया और धीरे से बोली, सब होगा सूरज, अभी तो हम एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, वो सब बाद में। शांता देवी नीचे से आवाज लगाती है, चाय पी लो दोनों। लेकिन वो दोनों ऊपर ही खोए रहे। कंचन ने सूरज के लिए चाय बनाई। दोनों ने कप में चाय पीते हुए पुरानी यादें ताजा की। सूरज ने कंचन को अपनी गोद में लिटाया, उसके माथे पर किस किया। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो कंचन। दिन बीतते गए। कंचन घर संभालती, पड़ोस की महिलाओं के साथ हंसी मजाक करती, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सोचने लगी थी। हर महीने जब माहवारी आती तो उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता, लेकिन वो सूरज के सामने कभी नहीं दिखाती। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन रिया को फोन पर बताया। दीदी, सब ठीक है ना? रिया ने पूछा। कंचन ने हंसकर कहा, हाँ, सब ठीक है। सूरज मुझे राजकुमारी की तरह रखता है। लेकिन धीरे धीरे शांता देवी का ताना शुरू हो चुका था। पूजा घर में वो माँ दुर्गा से प्रार्थना करती, मेरी बहू को माँ बना दो। एक दिन उन्होंने कंचन से सीधे कहा, बेटी, 2 साल हो गए, अब तो कुछ दवा दारू कर लो, लोग क्या कहेंगे? कंचन चुप रह गई। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। शाम को सूरज जब घर आया तो उसने कंचन को चुप देखा। क्या हुआ? सूरज ने पूछा। कंचन ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस तुम आ गए, सब ठीक है। उस रात सूरज ने कंचन को और भी करीब से प्यार किया, जैसे वो समझ गया हो कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। दोनों एक दूसरे में खो गए।
कंचन ने सूरज के कान में फुसफुसाया, सूरज, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी हूँ, हम साथ हैं ना। सूरज ने उसे कसकर जकड़ लिया, हमेशा। लेकिन जिंदगी का तूफान अब पास आ रहा था। कंचन के दिल में एक अनजाना डर घर कर चुका था। शादी को 3 साल पूरे हो चुके थे। घर अब पहले जितना खिलखिलाता नहीं लगता था। कंचन सुबह उठकर भी मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक छिपा हुआ दर्द था। सूरज ऑफिस से लौटता तो वो चाय का कप थमाकर उसके चेहरे को टटोलती, जैसे पूछ रही हो, आज भी सब ठीक है ना। शांता देवी का धैर्य अब खत्म होने लगा था। पहले वो इशारों में बात करती थी, अब सीधे ताने मारने लगी थी। एक सुबह नाश्ते के टेबल पर उन्होंने कहा, देखो कंचन, तुम्हारे साथ शादी हुई थी ना रीना की, 3 साल में उसके 2 बच्चे हो गए, तुम्हें तो अभी तक एक भी नहीं है। क्या बात है बेटी। कंचन का चम्मच हाथ से छूट गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। शांता देवी रुकी नहीं। मंदिर जाओ, हकीम के पास जाओ, कुछ तो करो। लोग पूछते हैं कि सूरज का घर क्यों सूना पड़ा है, खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा। कंचन ने आंखों में आंसू रोके हुए कहा, माँ जी, हम डॉक्टर के पास गए थे, सब नॉर्मल है। लेकिन शांता देवी ने हाथ हिलाया, नॉर्मल क्या, 3 साल हो गए। इलाज कराओ, दवा खाओ, व्रत रखो। अगले कुछ महीने परीक्षा के महीने बन गए। कंचन और सूरज कई डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे। इंजेक्शन, टेस्ट, दवाइयाँ। कंचन का शरीर थक गया। हर रिपोर्ट के बाद डॉक्टर कहते, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, धैर्य रखो। लेकिन घर लौटकर शांता देवी का स्वागत इंतजार करता। क्या कहा डॉक्टर ने? अब भी नहीं। अरे सूरज, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं सोचते? लड़की देख लूं मैं। एक शाम की बात है, कंचन रसोई में चाय बना रही थी। शांता देवी अंदर आई और सीधे बोली, बेटी, मैं साफ कहती हूँ, तुम में कुछ कमी है। सूरज का वंश आगे बढ़ना चाहिए। मैंने एक अच्छी लड़की देखी है, घर में बच्चा चाहिए, वंश चाहिए। कंचन के हाथ कांप गए। चाय का कप टेबल पर रखते वक्त उसके आंसू टपक पड़े। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दिल टूट रहा था। मैं बांझ हूँ क्या? वो आईने के सामने खड़ी होकर फुसफुसाई। उसकी आंखें सूज गई थी। सूरज ऑफिस से लौटा तो माहौल बिगड़ा हुआ देखा। शांता देवी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बेटा, अब फैसला करो। कंचन से बच्चा नहीं हो रहा, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं सब संभाल लूंगी। सूरज का चेहरा लाल हो गया। उसने माँ की तरफ देखा और साफ साफ दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं कंचन के बिना नहीं जी सकता। दूसरी शादी कभी नहीं। वो मेरी जान है, मेरी दुनिया है। अगर आपको वंश की चिंता है तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। शांता देवी चौंक गई। गोद? पराया खून? नहीं बेटा, मेरे पोते में मेरा खून होना चाहिए, वरना क्या मतलब है इस घर का। कंचन कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। सूरज अंदर आया, उसे देखा और तुरंत गले लगा लिया। रो मत जान, मैं हूं ना। कंचन ने सूरज की छाती पर सिर रखकर रोते हुए कहा, सूरज, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख हो रहा है तो। सूरज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, तुम मेरी खुशी हो। आज रात हम फैसला करते हैं। अपना बच्चा नहीं तो किसी अनाथ बच्चे को अपना बना लेंगे, उसकी जिंदगी रोशन कर देंगे। उस रात दोनों छत पर बैठे। चांदनी में कंचन सूरज के कंधे पर सिर रखी थी। सूरज ने कहा, कल हम अनाथ आश्रम जाएंगे, देखेंगे कोई छोटा सा बच्चा जिसे हम अपना बना सके। माँ मान जाएगी, समय लगेगा, लेकिन हम साथ हैं।
कंचन ने पहली बार हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सूरज, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह सूरज ने ऑफिस की छुट्टी ले ली। कंचन रात भर रोते रोते थक गई थी, लेकिन सूरज के साथ जाने का हौसला उसमें फिर जाग उठा था। दोनों ने साधारण कपड़े पहने। शांता देवी को बताया भी नहीं। हम बाजार जा रहे हैं, सूरज ने कह दिया। शांता देवी ने शक की नजर से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। कार में जाते हुए कंचन का हाथ सूरज के हाथ में था। सूरज, अगर वहां कोई बच्चा हमें अपना न समझे तो? कंचन की आवाज कांप रही थी। सूरज ने उसका हाथ और कसकर दबाया। हमारा प्यार देखकर कोई भी बच्चा हमें अपना मान लेगा। हम उसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। शहर के बाहर एक छोटा सा अनाथ आश्रम था। पुरानी इमारत, लेकिन अंदर बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। आश्रम की दीदी ने उन्हें स्वागत किया। बच्चों को प्यार की बहुत कमी है। आप लोग बैठिए, मैं कुछ बच्चे बुलाती हूँ। पहले कुछ बच्चे आए, 4-5 साल के। वे शर्माते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते कहते। कंचन का दिल पिघल गया। एक छोटी सी लड़की ने कंचन की गोद में आकर बैठने की कोशिश की। कंचन ने उसे उठा लिया, उसकी पीठ सहलाई। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने शर्माते हुए कहा, पिंकी। कंचन की आंखें नम हो गई। फिर एक 3 साल का लड़का आया, पतला, बड़ी बड़ी आंखें, चुपचाप खड़ा। उसका नाम आरव था। उसकी माँ ने जन्म के बाद छोड़ दिया था। आरव ने कंचन को देखा और धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। कंचन ने उसे गोद में उठाया। आरव ने अपना सिर कंचन के कंधे पर रख दिया, जैसे सालों से इंतजार कर रहा हो। सूरज की आंखें भी भर आई। ये हमारा है कंचन। दोनों ने आरव को देखा। आरव ने पहली बार मुस्कुराते हुए मम्मी कहा। कंचन का दिल जोर से धड़का। वो रो पड़ी। सूरज, ये हमारा बेटा है, आश्रम की दीदी ने बताया। आरव बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन गोद लेने में प्रोसेस लंबा है। कोर्ट, डॉक्यूमेंट। सूरज ने कहा, हम सब करेंगे। घर लौटते समय कार में आरव की तस्वीर देखते दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन घर पहुंचते ही तूफान खड़ा हो गया। शांता देवी दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ गए थे दोनों? सूरज ने साफ कहा, माँ, हमने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया है। उसका नाम आरव है। वो हमारा बेटा बनेगा। शांता देवी का चेहरा लाल हो गया। पराया बच्चा? नहीं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है सूरज। मेरे खून का पोता चाहिए। ये अनाथ बच्चा नहीं चलेगा। लोग क्या कहेंगे कि सूरज की बीवी बांझ है, इसलिए पराया बच्चा लाए हैं। कंचन चुपचाप खड़ी सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। शांता देवी ने कंचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इसकी वजह से घर उजड़ रहा है। तुम दूसरी शादी कर लो बेटा, मैं लड़की ढूंढ दूंगी। सूरज गुस्से से बोला, माँ, बस। कंचन मेरी जिंदगी है। आरव हमारा बेटा बनेगा। अगर आपको स्वीकार नहीं तो हम अलग रह लेंगे। शांता देवी स्तब्ध रह गई। कंचन रोते हुए अंदर चली गई। उस रात सूरज ने कंचन को कसकर गले लगाया। रो मत, हम लड़ेंगे, आरव को घर लाएंगे। कंचन ने सूरज की आंखों में देखा। सूरज, मुझे डर लग रहा है। क्या हमारा प्यार इस दबाव को सह पाएगा? अगले कुछ हफ्ते घर में सन्नाटा छा गया था। शांता देवी बोलना कम कर चुकी थी, लेकिन उनकी नजरें कंचन पर जैसे खंजर की तरह चुभती थी। हर खाने के समय, हर पूजा के वक्त वो 1-2 ताने जरूर मार देती। पराया बच्चा लाकर क्या नाम रोशन होगा? खून का रिश्ता ही कुछ और होता है। कंचन चुपचाप सह लेती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। रात को सूरज के सीने से लगकर वो फुसफुसाती, अगर माँ जी कभी नहीं मानी तो आरव को हम घर ला भी पाएंगे। सूरज उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता, हम लड़ेंगे कंचन, तुम बस मजबूत रहो।
आरव हमारा इंतजार कर रहा होगा। कोर्ट का पहला सुनवाई का दिन आ गया। दोनों ने अच्छे कपड़े पहने, जरूरी कागजात संभाले। आश्रम की दीदी भी साथ गई। कोर्ट के बाहर लंबी लाइन थी। कंचन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर जज साहब ने पूछा, आप दोनों क्यों गोद लेना चाहते हैं? सूरज ने दृढ़ता से कहा, सर, हमारा अपना बच्चा नहीं है, लेकिन हम एक बच्चे को प्यार देना चाहते हैं, उसे अपना बनाकर उसकी जिंदगी संवारना चाहते हैं। आरव, वो हमारे दिल में बस चुका है। कंचन ने रोते रोते अपनी बात रखी। मैं माँ बनने के लिए तरस रही हूँ सर, खून से नहीं, प्यार से। आरव ने मुझे पहली बार मम्मी कहा था। वो मेरी गोद में आकर सो जाता है। जज ने रिपोर्ट मांगी, डॉक्टर्स की, आश्रम की, इनकम प्रूफ। अगली तारीख 3 महीने बाद। उन्होंने कहा, 3 महीने? कंचन के पैर थर्रा गए। घर लौटते वक्त सूरज ने कंचन का हाथ थामा। हम इंतजार करेंगे। आरव को हर हफ्ते आश्रम मिलने जाएंगे। लेकिन घर पहुंचकर फिर तूफान आना था। शांता देवी ने दरवाजा खोलते ही कहा, कोर्ट से क्या हुआ? अभी भी पराया बच्चा हिला रहे हो? मैंने पड़ोस में एक अच्छी लड़की देखी है सूरज, उम्र भी कम है, स्वस्थ भी, उससे बच्चा हो जाएगा। सूरज ने गुस्से से माँ की तरफ देखा। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं कंचन से प्यार करता हूँ। आरव हमारा बेटा बनेगा। अगर आपको परेशानी है तो हम अलग घर ले लेंगे। शांता देवी की आंखें नम हो गई। बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं जाते जाते पोते की गोद में खेलना चाहती हूँ। पराया बच्चा लेकर क्या फायदा? कंचन ने पहली बार आवाज उठाई। माँ जी, आरव पराया नहीं रहेगा। मैं उसे अपना खून समझकर पालूंगी। आप उसे एक बार गोद में तो डालिए। शांता देवी मुड़ी और चली गई। उस शाम कंचन ने रिया को फोन किया। बहुत मुश्किल हो रहा है। वो रो पड़ी। रिया ने समझाया, दीदी, प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है। सूरज जी आपके साथ हैं, बस लड़ो। अगले दिन दोनों आरव को मिलने गए। आश्रम में आरव ने दौड़कर कंचन की गोद में छलांग लगा दी। मम्मी, पापा, छोटी सी आवाज में वो चिल्लाया। कंचन ने उसे कसकर जकड़ लिया। आंसू बह रहे थे। सूरज ने दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। ये हमारा परिवार है कंचन, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कोर्ट की लड़ाई आसान नहीं थी। पड़ोस के लोग भी कानाफूसी करने लगे थे। सूरज की बीवी बांझ है, इसलिए बच्चा गोद ले रहे हैं। शांता देवी के मन में अब भी एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। वो रात भर सो नहीं पाई। सुबह होते ही उन्होंने सूरज को बुलाया। बेटा, एक आखिरी कोशिश। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं खुद साथ जाऊंगी। सूरज ने कंचन की तरफ देखा। कंचन चुपचाप तैयार हो गई। तीनों अस्पताल के लिए निकल पड़े। डॉक्टर विक्रम, नामी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, क्लिनिक में घुसते ही शांता देवी ने कहा, डॉक्टर साहब, 3 साल हो गए। मेरी बहू को सारी दवाइयाँ खिला दी, मंदिर मस्जिद सब किया, फिर भी कुछ नहीं। आप कुछ कीजिए। डॉक्टर विक्रम ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। आइए, पहले पूरी जांच करते हैं। उन्होंने कंचन के पुराने सभी रिपोर्ट्स मंगवाए। घंटे भर बाद रिपोर्ट सामने रखकर डॉक्टर बोले, माँ जी, आपकी बहू बिल्कुल नॉर्मल है, कोई खराबी नहीं। उसके अंदर माँ बनने की पूरी क्षमता है। शांता देवी का चेहरा खिल गया। तो फिर क्यों नहीं हो रहा बच्चा डॉक्टर? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, अब हमें आपके बेटे का पूरा टेस्ट लेना होगा। कभी कभी समस्या पुरुष पक्ष में भी होती है। सूरज थोड़ा असहज हुआ, लेकिन कंचन का हाथ थामकर बोला, जो जरूरी है कीजिए डॉक्टर। टेस्ट हुए,
इंतजार का समय जैसे साल भर लग रहा था। कंचन ने सूरज के कंधे पर सिर रखा। चाहे जो नतीजा आए, हम साथ हैं। दोपहर के बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर विक्रम ने तीनों को अंदर बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। डॉक्टर ने सूरज की रिपोर्ट उठाई और धीरे से बोले, मिस्टर सूरज, समस्या आप में है। स्पर्म काउंट बहुत कम है और क्वालिटी भी प्रभावित है। इसी वजह से प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं हो पा रहा। पूरा कमरा सन्न रह गया। शांता देवी के पैर थर्रा गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने कंचन की तरफ देखा, जिसे वो 3 साल से बांझ कहती आई थी। शर्म से उनका सिर झुक गया, हाथ कांपने लगे। सूरज ने माँ की तरफ देखा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। माँ, अब क्या कहेंगी? 3 साल तक आप कंचन को ताने मारती रही, उसे दोष देती रही, दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती रही, कहती रही कि मेरे खून का पोता चाहिए। अब बताइए, सच्चाई क्या है? कमी मेरे अंदर थी, फिर भी आपने मेरी पत्नी को जलील किया। शांता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उनकी आवाज कांप उठी। बेटा, मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा था। कंचन, वो बोल नहीं पाई। शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया। कंचन ने आगे बढ़कर शांता देवी का हाथ थामा। माँ जी, अब रोइए मत। जो हुआ सो हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन शांता देवी कंचन को गले नहीं लगा पाई। वो बस सिर झुकाए बैठी रही। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। सूरज ने कंचन को अपनी ओर खींच लिया। मुझे माफ कर दो कंचन, मैं पहले क्यों नहीं जांच करवा लिया? तुमने इतना दर्द सहा। कंचन ने उसके आंसू पोंछे। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया सूरज, बस यही काफी है। अस्पताल से घर लौटने के बाद सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। शांता देवी पूजा घर में घंटों बैठी रही। उनकी आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने कभी कंचन को बांझ कहा था, कभी ताने मारे थे, कभी सूरज को दूसरी शादी का सुझाव दिया था। आज सच उसके सामने था। कमी उनके बेटे में थी। रात के खाने के समय शांता देवी ने खुद कंचन के लिए खाना बनाया। उनकी पसंद का दाल चावल और आलू की सब्जी। टेबल पर रखते वक्त उनकी आवाज कांप गई। बेटी, खा लो। कंचन ने चौंक कर देखा। 3 साल में पहली बार शांता देवी ने इतने प्यार से बेटी कहा था। कंचन ने चुपचाप खाना परोसा, लेकिन उसका गला रूंध गया। सूरज चुपचाप खा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन पछतावा भी। खाना खत्म होने के बाद उसने माँ से कहा, माँ, अब बोलिए, अब क्या कहेंगी आप? 3 साल तक कंचन को जलील किया, उसे दोष दिया, मेरी बीवी को बांझ कहकर घर में सिर नीचा करवाया। आज सच सामने है। शांता देवी के आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुकाया। बेटा, मैं अंधी थी, समाज की बातों में आ गई, लोगों के तानों से डर गई। मुझे लगा कंचन में कमी होगी। मैं माफी मांगती हूँ कंचन। कंचन उठी और शांता देवी के पैर छू लिए। माँ जी, माफी मत मांगिए, आप माँ हैं। माँ का दिल पोता देखना चाहता है, मैं समझती हूँ, लेकिन अब आगे देखिए। शांता देवी ने कंचन को पहली बार गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तुमने इतना दर्द सहा बेटी, और मैंने नमक छिड़का। भगवान मुझे माफ करे। उस रात सूरज और कंचन अपने कमरे में थे। सूरज ने कंचन को अपनी बाहों में लिया। मुझे माफ कर दो कंचन, मैंने तुम्हें इतना अकेला छोड़ दिया। कंचन ने उसके सीने पर सिर रखा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया सूरज, बस यही मेरे लिए काफी है। अब हम आरव को घर लाएंगे। सूरज ने कहा, डॉक्टर ने इलाज बताया है, कुछ दवाइयाँ और प्रोसीजर, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। मैं सोच रहा हूँ
हम आरव को गोद ले लें। वो हमारा बेटा बन चुका है। अगली सुबह शांता देवी ने खुद कहा, मैं भी आरव को देखना चाहती हूँ। तीनों आश्रम गए। आरव ने दौड़कर कंचन की गोद में छलांग लगाई। मम्मी, मम्मी। फिर उसने शांता देवी की तरफ देखा। शांता देवी ने झिझकते हुए आरव को गोद में ले लिया। बच्चे की नर्म गर्माहट छूते ही उसकी आंखें नम हो गई। आरव ने उसके गाल पर हाथ रखा। शांता देवी का दिल पिघल गया। ये कितना प्यारा है। कोर्ट की अगली सुनवाई नजदीक थी। कागजात तैयार थे, लेकिन शांता देवी के मन में अब भी संघर्ष चल रहा था। वो आरव को प्यार करने लगी थी, लेकिन पराया शब्द अभी भी उनके दिल में था। उस शाम कंचन ने आरव की तस्वीर को देख कर कहा, सूरज, अब जल्दी से हमें मंजूरी मिल जाए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। कोर्ट की आखिरी सुनवाई का दिन आ गया। कंचन और सूरज सुबह जल्दी तैयार हो गए। शांता देवी भी साथ जाने को तैयार थी। तीनों ने अच्छे कपड़े पहने। कंचन की साड़ी हल्के पीले रंग की थी, जिसमें वो और भी सुंदर लग रही थी। सूरज ने उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, आज हमारा परिवार पूरा होने वाला है। कोर्ट रूम में जज साहब ने सभी कागजात, डॉक्टर्स रिपोर्ट्स, आश्रम की सिफारिश और परिवार की आय की जांच पूरी कर ली। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दोनों पति पत्नी की मंशा साफ है। वे बच्चे को प्यार और सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। शारीरिक जांच भी पूरी हो चुकी है। कोर्ट इस बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता है। आरव अब कानूनी रूप से सूरज और कंचन का बेटा है। कंचन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सूरज ने उसे कसकर गले लगा लिया। शांता देवी भी चुपचाप आंखें पोंछ रही थी। जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे की जिंदगी अब रोशन हो, शुभकामनाएं। कोर्ट से सीधे आश्रम गए। आरव को देखते ही कंचन दौड़ पड़ी। आरव ने भी दौड़कर उसकी गोद में छलांग लगा दी। मम्मी, मम्मी आ गई। छोटी सी आवाज पूरे आश्रम में गूंज गई। सूरज ने आरव को गोद में उठाया और उसके माथे पर किस किया। अब तू हमारे घर आएगा बेटा। आश्रम की दीदी ने आरव को विदा करते हुए आंखें नम कर ली। आरव बहुत खुशकिस्मत है। कार में घर की ओर जाते वक्त आरव कंचन की गोद में बैठा था। वो बार बार कंचन के चेहरे को हाथों से छू रहा था, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। सूरज ड्राइव करते हुए बार बार मिरर में उन्हें देख रहा था। शांता देवी पीछे बैठी थी, चुपचाप आरव को निहार रही थी। घर पहुंचते ही पूरा माहौल बदल गया। सूरज ने दरवाजा खोला। कंचन आरव को गोद में लिए अंदर आई। घर फूलों से सजा हुआ था। शांता देवी ने चुपके से सजवा दिया था। आरव चारों तरफ देख रहा था। कंचन ने उसे नीचे उतारा। आरव ने पहले कंचन का हाथ पकड़ा, फिर सूरज की ओर देखा। पापा। सूरज ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में ले लिया। हाँ बेटा, मैं तेरा पापा हूँ। फिर आरव की नजर शांता देवी पर पड़ी। वो थोड़ा शर्माया, लेकिन कंचन ने धीरे से कहा, आरव, ये तुम्हारी दादी है, जाओ उन्हें नमस्ते करो। आरव धीरे धीरे शांता देवी की तरफ गया। उसने अपनी छोटी सी हथेली जोड़ी और बोला, दादी नमस्ते। फिर बिना किसी हिचक के उनकी गोद में चढ़ गया। उसने शांता देवी के गले में बाहें डाल दी और बोला, दादी, प्यारी दादी। शांता देवी का दिल पिघल गया। 3 साल की सारी कड़वाहट, सारे ताने, सारी शिकायतें एक पल में बह गई। उन्होंने आरव को कसकर छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। मेरा पोता, मेरा लाडला। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने कितनी गलतियां की, लेकिन तूने मुझे माँ बना दिया बेटा। आरव ने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की। दादी, रोना मत। शांता देवी हंस पड़ी। पहली बार घर में इतनी प्यारी हंसी गूंजी।
उस शाम घर में खुशियों का माहौल छा गया। कंचन ने आरव को नहलाया, नया कपड़ा पहनाया। सूरज ने उसके लिए खिलौने लाए। शांता देवी रसोई में लगी हुई थी। आरव की पसंद का खाना बना रही थी। खाने की टेबल पर जब आरव बीच में बैठा तो चारों तरफ से प्यार बरस रहा था। आरव ने कंचन को देखकर कहा, मम्मी, घर। कंचन रो पड़ी। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, हमेशा हमेशा। रात को आरव कंचन और सूरज के बीच सोया। शांता देवी बार बार कमरे में झांक रही थी, फिर दरवाजा नॉक करके अंदर गई। एक बार उन्होंने आरव के माथे पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, तुमने इस घर को पूरा किया बेटा। फिर वह अपने कमरे में चली गई। आरव सो चुका था। कंचन सूरज की बाहों में लेटी थी। उसने कहा, सूरज, आज मुझे लग रहा है मैं सच में माँ बन गई हूँ। सूरज ने उसे चूम लिया। तुम सबसे बेहतरीन माँ हो कंचन, और अब हमारा परिवार पूरा है। शांता देवी पूजा घर में बैठकर भगवान को धन्यवाद दे रही थी। तुमने मुझे सच्चाई दिखाई और एक पोता भी दिया। अगले दिन घर में हंसी खुशी छाई रही। आरव दादी के साथ खेल रहा था। कंचन उसे पढ़ा रही थी। सूरज ऑफिस से जल्दी आकर परिवार के साथ समय बिता रहा था। पड़ोस की महिलाएं भी आकर आरव को देख रही थी। कोई ताना नहीं दे रहा था, सिर्फ प्रशंसा कर रहे थे। कंचन बालकनी में खड़ी आरव को देख रही थी। उसके दिल में अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ भरपूर प्यार और शुक्रगुजार दिल था। दोस्तों, हमें यह कहानी सिखाती है, बांझ कोई औरत नहीं होती, बस उसकी ममता का इंतजार होता है। खून से नहीं, प्यार से बनती है असली माँ। जब दिल से कोई बच्चा अपना लिया जाता है तो वंश नहीं बल्कि प्यार की विरासत आगे बढ़ती है। समाज के ताने, रूढ़ियां और उम्मीदें कितनी भी भारी हो, सच्चा प्यार और धैर्य हर तूफान पार कर लेता है। दोस्तों, आज की यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए है जो समाज की नज़र में बांझ कहलाती है, लेकिन दिल से सबसे बड़ी माँ होती है। कंचन और सूरज की यह यात्रा बताती है कि प्यार कभी हारता नहीं, चाहे खून का रिश्ता हो या गोद का। ममता का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। शांता देवी की गलती हमें याद दिलाती है कि जल्दबाजी में किसी को दोष देना कितना भारी पड़ सकता है, और आरव की मुस्कान सिखाती है कि एक छोटे से बच्चे के प्यार में पूरा परिवार जुड़ सकता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई दर्द है, कोई उम्मीद टूट रही है, तो याद रखिए, भगवान ने आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लिखा है, बस धैर्य रखिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।